हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम लोगों ने जो न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी थी एनसीईआरटी की, इसमें मैं आपको थोरोली एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन दे रही थी। तो करेंटली हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 चल रहा है, लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रीड कर ली थी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इसे अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करिए, जिससे उनके भी सारे एनसीईआरटी के डाउट्स क्लियर हो जाएं और वो भी अपने अपकमिंग बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन टॉपिक कवर कर लिया था पूरा, और ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट भी हम लोग रीड कर चुके थे और मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और मैंने आपको इसमें जो ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन और ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होता है वो भी एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ये यहाँ वाला हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था रिस्पायरेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रीड किया था कि एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कैसे रिस्पायरेशन ब्रीदिंग से डिफरेंट है। मैंने आपको ये पहले भी बताया है। मतलब रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्शंस होती हैं, और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग एयर को इनहेल और एक्सेल करते हैं। बट रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है, बट ये दोनों प्रोसेस आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी रीड आउट कर लिया था व्हाट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन, व्हाट इज़ द एनारोबिक रिस्पायरेशन, कैसे ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है तो हम लोग क्या कहते हैं उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी का रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन एक जो कॉमन प्रोसेस होती है जो सभी ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे उसमें एरोबिक रिस्पायरेशन हो या एनारोबिक रिस्पायरेशन हो, वो क्या होती है? ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना। वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड था और फिर वो पायरुवेट में टूट जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल के कंपाउंड में। और उसके बाद हम लोगों ने जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, वो भी हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है। और एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट कैसे बनता है? एडीपी से। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें रीड आउट करनी थी। तो आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना था। ये जो लास्ट पैराग्राफ हमारा बचा था यहाँ पे का, सिंस द एरोबिक रिस्पायरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो वो कह रहे हैं जब एरोबिक जो रिस्पायरेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं। ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन हो जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं उन्हें प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इनहेल करना चाहिए। जैसे क्या होता है, अगर हम लोग प्रॉपर ऑक्सीजन को या सांस नहीं लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम लोग अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। तो हमारी पंपिंग अच्छे से, जो एयर की पंपिंग होती है वो नहीं हो पाती है। तो वही कह रहे हैं जो भी एरोबिक रिस्पायरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इनटेक करना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, वी have seen that plants exchange gases through the stomata and the large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with air। तो ये गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? प्लांट्स में तो स्टोमेटा के थ्रू होता है। जो प्लांट्स होती है वो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रीड किया था कि CO2 के हेल्प से वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करती है उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। तो वही ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन एयर। तो वही प्रोसेस बताया हुआ है। प्लांट वहाँ पे क्या करते हैं, CO2 इनहेल कर लेते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं। और हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है और CO2 को एक्सहेल करना होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, दे कैन गो इनटू cells or away from them and out into the air. The direction of diffusion depends upon the environmental conditions and the requirement of the plant. At night, when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is major exchange activity going on. During the day, CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis. Hence, there is
no CO2 release. Instead, the oxygen release is the major event at this time. अब आप लोग एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या प्लांट्स रिस्पायरेशन नहीं करते? प्लांट्स भी रिस्पायरेशन करते हैं, ह्यूमन भी रिस्पायरेशन करते हैं. प्लांट्स का और ह्यूमन का रिस्पायरेशन सेम होता है कि मतलब उन्हें भी CO2 को इनहेल करना होता है, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है और CO2 को एक्सहेल करना होता है. जैसे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं. बट क्या होता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है प्लांट्स में कि कब वो CO2 को इनहेल करेंगे, कब वो ऑक्सीजन को इनहेल करेगा. वो डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी हैं और उनके अंदर अमाउंट ऑफ CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या ग्रेडियंट है. मतलब ग्रेडियंट का मतलब कम है, ज़्यादा है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बताया गया, पहले तो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, दूसरा उनके प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो CO2 नहीं चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो CO2 होती है वही तो वाटर के साथ मिलके फूड का फॉर्मेशन कर रही है, तब वो CO2 को नहीं लेंगे बाहर से, इन्वायरमेंट से. लेकिन जब मतलब दिन के समय में क्या होता है, जब सनलाइट मिल रही होती है प्रॉपर, तो वो CO2 को इनहेल करते हैं बहुत सारी, जिससे कि फूड का फॉर्मेशन हो. लेकिन जब रात में क्या होता है, वो उस समय सनलाइट नहीं मिल रही होती है, तो वो CO2 को नहीं इनहेल करते, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं. और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दिन में क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं, और रात में क्या करते हैं, मतलब CO2 को एक्सहेल भी कर देते हैं. बट यहाँ पे आपको इतना डिटेल में ये नहीं बताया गया. अभी आप लोग फोटोसिंथेसिस पे अच्छे से ध्यान देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा टॉपिक, कि दिन के टाइम पे जब प्रॉपर सनलाइट मिलती है तो वो CO2 के लेते हैं, ठीक है. और उस समय पे क्या मैक्सिमम रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे. अभी आप इतना ही बस ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्या बताया गया, एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but the animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. यहाँ पे बताया गया जैसे जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन, हम एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर ना प्रॉपर तरीके की क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेना है, ऑक्सीजन को कैसे रिलीज़ करना है, ये सारी चीज़ों के लिए अलग से पूरे ऑर्गन्स बना हुआ है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है. और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो तो ब्रीथ कर लेते हैं डायरेक्टली माउथ के थ्रू, या फिर जो भी उनके ऑर्गन्स बने, जैसे हम लोगों में नोज़ है, हम लोग माउथ से ब्रीदिंग करते हैं, नोज़ से ब्रीदिंग करते हैं. उसके बाद कुछ तो टेरेस्ट्रियल वाले तो ऐसे कर लेते हैं, बट जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं ना, वो ऐसे नहीं ब्रीथ कर पाते हैं. उनको क्या चाहिए होता है, जो वाटर डिज़ोल्व होती है, वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है, वो उससे ब्रीदिंग करते हैं. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेरेस्ट्रियल वाले कैसे कर लेते हैं, उनके लिए तो प्रॉपर सिस्टम है, बट जो अदर वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन से ही ब्रीदिंग कर पाते हैं. तो यहाँ पे जो एक्टिविटी बताएगी है, ऑब्जर्व अ फिश इन एक्वेरियम. They open and closes their mouth and gill slits or the upper columns which covers the gill slits behind the air eyes also open and close. Are the timings of opening and closing of mouth and gill slits coordinated in some manner? Count the number of times the fish opens and closes its mouth in a minute. ये चीज़ तो आप लोग देख भी सकते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं, किसी किसी के तो घर में भी एक्वेरियम्स होते हैं, वो लोग बना के रखते हैं. और कभी कभी आप लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, होटल वगैरह में देखते होंगे ना, कि क्या होता है ना, गिल स्लिट्स क्या होते हैं, गिल स्लिट्स जो होते हैं उनके, वो एक तरीके के ना एयर को एक्सचेंज करने के लिए उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो गिल स्लिट्स होते हैं. और यहाँ पे जो अपर कुलम क्या रखा हुआ है ना, एक तरीके की जैसे हम लोगों की आइज़ होती हैं, आइज़ को क्लोज करने के लिए आईलिड्स होती हैं ना, ऐसे उनको गिल्स को क्लोज करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे अपर कुलम कहते हैं, उसकी बात हो रही है. तो आपको ये नोटिस करना है कि क्या माउथ में से जब वाटर को इनटेक करती हैं, उसके बाद वो लोग ऑक्सीजन को ले लेते हैं, जितना भी वाटर में ऑक्सीजन होता है, और बाकी वाटर को एक्सेल आउट मतलब बाहर निकाल देते हैं. तो उसमें आपको ये चेक करना है कि कब वो माउथ ओपन कर रहे हैं, कब वो क्लोज कर रहे हैं, कब गिल स्लिट्स हैं वो ओपन हो रही हैं, वो चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे कहा गया है. ये कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है, बस आप इसे रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं. बट आगे हम लोग रीड करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism. Fish
take in water through their mouth and force it in the past gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. क्या होता है यहाँ पे बताया गया है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में वो कम है, किससे कंपैरिजन में, जितनी ऑक्सीजन एयर में डिजॉल्व है. तो नॉर्मल सी बात है, एयर में 21% एयर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो भी अदर एयर में जो पार्टिकल्स हैं उसमें 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है. तो वो बता रहे हैं कि जो एयर में ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा डिजॉल्व है एज़ कम्पेयर टू वाटर. तो क्या करना होता है, ऑर्गेनिज्म जो वाटर ऑर्गेनिज्म है उन्हें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेना पड़ता है जल्दी जल्दी, जिससे उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो फिल हो सके. कैसे होगी, जब आप बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करेंगे तो आप उस वाटर से फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ले सकेंगे बहुत सारी. जब बहुत सारा पानी को इनटेक करेंगे तो वही बता रहे हैं. तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, उनमें जो ब्रीदिंग का रेट होता है वो फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के, अगर आप उनको कंपेयर करें. और इसीलिए बताया गया जो फिशेस होती हैं जो वाटर माउथ से लेती हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करती हैं वो उन्हें गिल स्लिट्स के पास भेजती हैं, जो उनके उनको शायद आई थिंक सो हिंदी में मुझे कंफर्म नहीं क्या कहते हैं, बट अभी आप लोग गिल्स ही याद रख लीजिए. तो वो गिल्स के पास भेजती हैं. उसके बाद गिल्स क्या करती हैं, उसमें वाटर में जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं और बाकी पानी को बाहर छोड़ देती हैं, ठीक है. लेकिन ये प्रोसेस उन्हें जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि वाटर में कम ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए उन्हें बार बार बहुत सारा पानी को अंदर मुँह के ले जाना होता है. उससे ऑक्सीजन ले लेती हैं और बाकी बचा हुआ पानी बाहर छोड़ देती हैं. तो नेक्स्ट क्या बताया गया, आप टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूजेस द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रिस्पायरेशन. नॉर्मली जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो ले लेते हैं, ठीक है. ऑक्सीजन इज absorbed by the different organs in different animals. All these organs have structures that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. तो यहाँ पे बता रहे हैं जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, अभी हम लोग सिंपलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमंस के, एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे बता रहे हैं ना डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. कुछ तो स्किन के थ्रू ही ब्रीदिंग करते हैं, मतलब एयर का एक्सचेंज करते हैं. तो उनकी जो स्किन होती है, यहाँ पे बता रहे हैं जितनी ज़्यादा स्किन या जितनी ज़्यादा सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगी तो उतने ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो पाएंगे. तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑल दीज ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया. उस ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जिसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, जिससे वो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आ जाए. जैसे हम लोगों ने विलाई की बात करी थी ना, वो फोल्डेड थी, तो यहाँ पे कुछ वही बात बताई गई है कि यहाँ पे सरफेस का जो मतलब जो भी सरफेस को आप ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में रख रहे हैं उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आ सके, और वो लोग CO2 को उसके बाहर छोड़ देते हैं. अब यहाँ पर डिफ्यूज़न का प्रोसेस हो रहा है, एक तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. तो यहाँ की जो सरफेस होगी वो भी थिन होगी और डेलिकेट होगी, बहुत मुलायम सी होगी और बहुत पतली सी होगी. तो अब इस सरफेस को टूट भी ना जाए ये डायरेक्ट बाहर एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में, तो इसको क्या करा जाता है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली पैक्ड placed within the body, so there have to be passes that will take air in this area. In addition, there is a mechanism of moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो ये बता रहे हैं ना, तो ये ऐसी सरफेस जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, ऐसी सरफेस को बॉडी के अंदर रखा जाता है जिससे कि ये प्रोटेक्ट हो जा सके बाहर किसी चीज़ से, उन पे कोई हार्म ना हो सके, वरना तो वो टूट जाएंगी, ख़राब हो जाएगा वो सरफेस अगर वो किसी के कांटेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि बहुत फाइन है, डेलिकेट है, उसके थ्रू तो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है. तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं बहुत फाइन चीज़ होती है, ठीक है. तो यहाँ पे वही बात बताई गई है. तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करके विद इन द बॉडी रखते हैं, जिससे और उस जैसे वहाँ तक वो तो बॉडी के अंदर है, तो वो कैसे सरफेस कांटेक्ट में आ जाएगी इन्वायरमेंट के, तो उस तक एयर पहुंचाने के लिए और ऑर्गन्स हेल्प करते हैं कि वहाँ तक एयर को हम कैसे बाहर की एयर को अंदर लेके जाएं, कौन सी वाली सरफेस पे, जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है. तो अब थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया मिल रहा होगा. जैसे मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग, तो हम लोग नोज़ से ब्रीदिंग तो करते हैं ना, बट लंग्स का रोल वही होता है कि वो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कराने. तो वही रीड करेंगे अब हम लोग. इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन into the body through the nostrils, and the air passing through the nostrils is filtered by the fine hair that lining the passes. The passes is also lined with the mucus which help in this process.
From here, the air passes through the throat into the lungs and rings of cartilages are present in the throat. These ensure that air passes does not collapse. तो जो आउटर ऑर्गन है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है ह्यूमन बॉडी में, वो होती है नॉस्ट्रल्स, नोज, ठीक है। तो वहाँ से आप एयर को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, आपने देखे होंगे हमारी नोज में छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स होते हैं, थिन हेयर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स आ रहे होते हैं उनको रोक लेते हैं, सिर्फ क्लीन एयर को अंदर जाने देते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई डस्ट पार्टिकल रहता है तो अंदर और म्यूकस की लेयर होती है कि उस पे जो भी डस्ट पार्टिकल हैं वो चिपक जाएं और सिर्फ फिल्टर्ड एयर ही अंदर जाए। तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो कहाँ जाते हैं, हमारे एयर पैसेज में जाते हैं, उसके बाद थ्रोट में जाते हैं और फिर लंग्स में जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आगे आपको दिखाया गया है, उसको रीड करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको एक चीज़ दी गई है नो मोर टू नो में, इसमें बताया गया है कैसे हमारी पल्मोनरी डिजीज़ हो जाती हैं कोई भी चीज़ को खाने से, गुटखा वगैरह खाने से। वही इसको चलो एक बार रीड कर लेते हैं। यूजिंग टबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टबैको इन द फॉर्म ऑफ cigar, cigarette, बीडीज, हुक्का, गुटखा etc is harmful. Use of tobacco most commonly affects the tongue, lungs, heart and the liver. Smokeless tobacco is also major risk factor for heart attacks, strokes, pulmonary diseases and several forms of cancer. There is a high incidence of oral cancer in India due to the chewing of tobacco in the form of gutka. So stay healthy, just say no to tobacco and its product. तो यहाँ पे वही आपको वार्निंग दे रखी हुई है, अवेयरनेस बताई हुई है कि कैसे जो टोबैको के प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी लंग्स को ख़राब करते हैं, उससे हमारी टंग को भी ख़राब होती है, हार्ट डिजीज़ेस भी हो सकती हैं। वो सिर्फ लंग्स को ही नहीं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम और बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। और वो जैसे हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक्स वगैरह आ जाते हैं, या पल्मोनरी डिजीज़ का मतलब जो भी लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो भी हो जाती हैं। तो और कभी कभी कैंसर के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। टोबैको खाने से लोगों के माउथ कैंसर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और इंडिया में ही सबसे ज़्यादा इसका अमाउंट है। तो ये हम लोगों को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई और कर भी रहा है तो उसे भी एक बार हम लोग एडवाइस कर सकते हैं कि दैट इट इज़ हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ, सो हम लोगों को उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, ये आप लोगों को पूरा पैसेज दे रखा हुआ, देखिए जो मैं बता रही थी। ये जो नेसल पैस, यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया, नेसल पैसेज, ये नॉस्ट्रल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 नॉस्ट्रल्स होती हैं। उसके बाद ये एरिया है नेसल, नॉस्ट्रल्स में यहाँ पे हेयर्स होते हैं थोड़े से। उसके बाद ये जो एरिया है इसे कहते हैं नेसल पैसेज, ठीक है, इसके थ्रू एयर जा रही है। उसके बाद कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे आपको फेरिंग्स भी दिख रहा होगा। ये फेरिंग्स जो होता है ये माउथ मतलब जो फूड पाइप होता है उसकी कवरिंग होता है। उसके पीछे होता है एक लैरिंग्स, ठीक है, एयर पैसेज के लिए पाइप जाता है। फेरिंग्स और लैरिंग्स जो होते हैं वो एक ही जगह पे मेनली ओपन हो रहे होते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग से डिफरेंस यहाँ पे नहीं आपको क्लियर होगा। बट आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो एयर का पैसेज है वो नेसल पैसेज से जाके उसके बाद आप कह देंगे लैरिंग्स में जाता है। फिर जो ट्रैकिया दिख रही है ये ट्रैकिया है। और जो कार्टिलेज की बात करी गई थी, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे अगर आप ये ट्रैकिया मान रहे हैं तो उस पर ऐसे करके हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके जो होते हैं कार्टिलेज होते हैं, जिससे कि कभी अगर आप सांस नहीं ले रहे हैं तो ये ट्रैकिया का जो पाइप है कोलैप्स ना हो जाए। मतलब एकदम से अगर हवा नहीं होती है ना, कभी कभी देखते हैं आप लोग किसी चीज़ में हवा नहीं होती तो वो एकदम से चिपक जाता है, बंद हो जाता है ना वो पैसेज, तो वैसा कोलैप्स ना हो इसके कारण जो होते हैं कार्टिलेज होते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद कार्टिलेज के बाद आप आगे हम लोग रीड करते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी कंप्लीट हो गई है। अगर मैंने आपको रिस्पायरेशन एक्सप्लेन किया तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं जो ह्यूमन रिस्पायरेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में ही कंटिन्यू करूँगी। कैसे लंग्स के थ्रू पूरा पैसेज, कैसे जो एल्वेलाई होती हैं वो रिस्पायरेशन में हेल्प करती हैं, और कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कैसे रिप्स का, डायफ्राम का और भी चीज़ों का यूज़ होता है रिस्पायरेशन में, और कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे जितना भी बताया गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा और बताया गया है स्मोकिंग के बारे में कैसे, वो भी आप जान लीजिए। स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ. Lung cancer is one of the common cause of the death in the world. The upper part of respiratory tract is provided with the small hair-like structures called cilia, and these cilia help to remove germs and dust and other harmful particles from inhaled air. जो मैंने आपको बताया ना, पहले तो हेयर्स होते हैं हमारे नोज़ में, उसके अलावा ना थोड़े से और सीलिया या म्यूकस जो भी लेयर होती है अंदर जो होती है, पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं, जिससे कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर चला जाए
तो वो उस पर चिपक जाए या उससे निकल जाए, ठीक है, कोई भी जर्म्स या डस्ट पार्टिकल या कोई भी हार्मफुल मटेरियल चला जाता है, हार्मफुल पार्टिकल चला जाता है एयर के थ्रू, या कोई बैक्टीरिया चल जाए, क्योंकि बैक्टीरिया माइक्रोब्स तो बहुत टाइनी पार्ट होते हैं ना, तो उनको ईजिली वो चले जाते हैं एयर के साथ। बट क्या होता है, यही सीलिया, म्यूकस और जो हेयर्स होते हैं, ये सब हमें हमारी पूरे नेजल पैसेज को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, या फिर जो भी रिस्पायरेटरी का जो अपर पार्ट है उसको। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज दीज हेयर ड्यू टू विच germs, smoke, dust and other harmful chemical enters the lung and cause infection, cough and even lung cancer। तो जो स्मोकिंग करते हैं ना लोग, तो क्या होता है, इनके यही जो भी प्रोटेक्टिंग वाली चीज़ें होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे अंदर जो सीलियाँ हैं वो ख़राब हो जाएंगे, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्मोकिंग के थ्रू। तो फिर क्या होता है, जो बाहर का पार्टिकल होता है ना वो आ जाता है अंदर, ठीक है, और फिर वो हमारी और इन्फेक्शन कॉज कर देता है। जैसे कोई स्मोकिंग करने से कोई केमिकल नहीं हमारी बॉडी में जा रहा है, बट धीरे धीरे बाद में जाने लगता है, लेकिन मेन रीज़न क्या बताया गया है कि जो हमारी प्रोटेक्टिंग चीज़ें हमारी बॉडी में ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, जैसे सीलिया है जो प्रोटेक्ट कर रही है बाहर के हार्मफुल पार्टिकल से, तो वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी या हमारी जो खुद की एबिलिटी होती है ना किसी माइक्रोब से लड़ने की, वो कम हो रही है, जिसके कारण ईजिली कोई आउटर माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आके उसे हमें इन्फेक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीड करेंगे पूरा प्रोसेस रिस्पायरेशन का। आई होप मैंने आज आपको जितना बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उन तक भी ये पहुँचे और उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।